नमस्कार। इस वीडियो में कॉमर्स के कुछ एमसीक्यूज जो कि यूजीसी नेट के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और यूजीसी नेट के ही प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए ये एमसीक्यूज यूज करेंगे। 160 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से स्पेशली ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस इस पूरी यूनिट के लिए, पहली यूनिट के लिए एक रिवीजन के तौर पे काफी महत्वपूर्ण है। इनमें शामिल किए गए हैं यूजीसी नेट में आए 2012 से लेकर के 2019 दिसंबर तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें पहली यूनिट के शामिल हैं। मैं केवल इसमें करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहें तो हर क्वेश्चन के बाद पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इनको फास्ट रिवीजन के तौर पे देखता हूं और इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर फोकस करूंगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ? इनमें से कौन से दो ऑप्शन हैं जो डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बारे में बताते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी डी आप चारों पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन, जो गिवन ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन 4 सही है और इसलिए ऑप्शन 4 में दिया है ए और बी। तो ए और बी जो स्टेटमेंट है ये सही है, यानी कि ए और बी में जो बताया गया है ये डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस हैं। पहला है टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको एडमिनिस्टर करना और ऑपरेट करना, ये फंक्शन है डब्ल्यूटीओ का। दूसरा है टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। दूसरा इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है कि जो ट्रेड पॉलिसीज हैं सदस्य देशों की, उनका पीरियोडिक रिव्यू भी करता है डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है Which one of the following is not correct according to the Consumer Protection Act? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यही क्रम आप बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए अपनाएंगे। मैं बार बार इस बात को नहीं बोलूंगा, केवल एक बार आप दोबारा से बोल देता हूं कि आप पॉज करके सारे ऑप्शन पढ़ लें, लेकिन मैं केवल करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। राइट, तो इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से इसने पूछा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट नहीं है उसको आपको अलग कर देना है। तो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। जो तीनों करेक्ट हैं उन पर फोकस कर लें, ये एक रिवीजन के तौर पे काम आएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक लेडी सोशल वर्कर होती है। स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। स्टेट कमीशन में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो या तो हाई कोर्ट का जज हो या जज रखने की योग्यता रखता हो। और नेक्स्ट है जो सही स्टेटमेंट है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन में एक ऐसा पर्सन होता है जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो या रहने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। In which of the following years the Bretton Woods Agreement was signed by the delegates from 44 nations which led to establishment of IMF? इसमें पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट किस ईयर में साइन किया गया था, जिसमें 44 देशों के सदस्य डेलीगेट शामिल हुए थे और वो शामिल हुए थे IMF के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दरअसल ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था IMF के लिए। IMF जो इस्टेब्लिश हुआ था वो इस एग्रीमेंट का एक रिजल्ट के तौर पर था। IMF और IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक दोनों ही इस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1944। 1944 में 44 नेशन शामिल हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करिए। तो इसका भी मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा, लेकिन मैं केवल एक वो दूंगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें शुरू में ही पहले ऑप्शन से मैच करने की कोशिश ना करके बेटर है जो भी लिस्ट आप पहले पढ़ें, लिस्ट 1 जैसे अगर है तो लिस्ट 1 के पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ लें एक बार, और उसके बाद जब इसको पढ़ेंगे तो आपके पास थोड़ा सा जल्दी उसको करने की संभावना होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। खैर स्टार्ट करते हैं।
इसमें जो सही ऑप्शन है मैं केवल उनको देखता हूं। साइज ऑफ द मार्केट, जो साइज है मार्केट का वो रिलेटेड है मैक्रो एनवायरनमेंट से। मैक्रो एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रिलेटेड है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि ये इकोनॉमिक से अलग होता है इसलिए नॉन इकोनॉमिक। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत इनको कुछ रियायत दी जाती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस का। बिजनेस के ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज अस्तित्व में आई हैं। तो नेक्स्ट है विच व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन से ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हैं यह देखना है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स जो हैं वो है ऑप्शन 1 और बी, यानी कि पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, लेबर की मोबिलिटी एक से दूसरी जगह जाना, और फाइनेंशियल फ्लोज पैसे का भी फ्लो होना, कैपिटल का फ्लो होना, ये दोनों ही ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से कौन सा लॉ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है 1 इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ। इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ जो है वो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ऑड, इनमें से ऑड कौन है, अलग कौन सा है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, सोशो कल्चर फैक्टर, ये अलग है, और बाकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, दरअसल ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट है इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट कोड लगाना है। मैं इसका जो करेक्ट है वही केवल डिस्कस करूंगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, असर्शन ए और रीजन आर, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इनकी। तो दोनों करेक्ट हैं, इस महीने में इसको याद रख लेना अच्छा है, पढ़ लेना अच्छा है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब फ्री फ्लो है, गुड्स का भी, सर्विसेज का भी, कैपिटल का भी, इंफॉर्मेशन का भी और लोगों का भी, एक से दूसरे देश में आना जाना, यही ग्लोबलाइजेशन है। रीजन है कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपेटिबल। कंट्रीज कंसिस्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं ऐसे इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर जो WTO कंपेटिबल है, WTO के दायरे में, यानी कि उसका खिलाफ भी नहीं आए और हम बैरियर भी रख पाए इंटरनेशनल बिजनेस पे, उसके लिए नए नए तरीके देश खोज रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स, इनमें से कौन से पार्ट हैं सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे हमें फोकस करना है केवल कंज्यूमर के प्रति जो है उस पर ध्यान देना, कौन से पॉइंट्स हैं जो एक कंपनी को CSR कंज्यूमर्स के प्रति CSR के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है इनमें से ऑप्शन बी और डी, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस इवन व्हेन देयर इज सेलर्स मार्केट। गुड सप्लाई करना रीजनेबल प्राइस, यानी कि उचित मूल्य पे सामान देना, चाहे बेशक सेलर की ही मार्केट हो, ऐसा नहीं है कि उसका मोनोपोली का फायदा उठाएं। तो रीजनेबल प्राइसेस पे देना गुड्स को, ये कंज्यूमर के प्रति CSR का निभाना हुआ कंपनी का। दूसरा है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड रेड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंस। अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है किसी कस्टमर का तो उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसकी बात को सुनने का और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इसमें भी असर्शन है और एक रीजन है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर राइट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। तो दोनों पढ़ लेने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट FEMA प्रोविजंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एक आवश्यक रेगुलेटरी नियामक संस्था है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, प्रशासनिक इकाई है फेमा के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को रेगुलेट करना और एडमिनिस्टर करना आरबीआई का काम है। कारण है बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉयज रिक्वाइजिट एक्सपर्टाइज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फेमा को एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रशासन करने के लिए आवश्यक एक्सपर्टाइज है, क्योंकि वो इंडिया का मॉनेटरी अथॉरिटी भी है। भारत देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो भी आरबीआई है और फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन भी इंडिया में आरबीआई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 11, इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 में कुछ थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट हैं और इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं। कौन सी थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड है यह इसमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 करेक्ट है और ए ऑप्शन रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये दी है हाले ने, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इसके देने वाले हैं शुम्पीटर। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के देने वाले हैं वॉकर। और डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को देने वाले हैं क्लार्क। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया पॉलिसी। इंडिया पॉलिसी के बारे में कौन सा सही है, और ये बात हो रही है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2015 to 19, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो 2015 से 19 के लिए है उसके बारे में इनमें से क्या सही है गिवन ऑप्शंस में से। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों ही सही हैं, ऑल आर करेक्ट। तो ये पढ़ लेने जरूरी है। डबलिंग द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को डबल करना बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों के लिए, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स को डबल करना। अचीव 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, ग्लोबल एक्सपोर्ट में 3.5% शेयर अचीव करना। इंट्रोड्यूस 2 न्यू स्कीम्स MEIS एंड SEIS, 2 नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना। और इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म, सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना, ये इस पॉलिसी का शुरुआती लक्ष्य था। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें हमें ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं और उनके हेडक्वार्टर्स दिए हैं। तो इनमें से देखेंगे कौन सा किसके लिए फिट है। तो ऑप्शन है WTO, WTO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। इसके अलावा IMF के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन में। इसके बाद FAO के जो हेडक्वार्टर्स है वो है रोम में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। EU का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट देखेंगे 14th, इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट दी हैं और हमें करेक्ट को इसमें से देखना है, करेक्ट का चयन करना है। तो सबसे पहले है फिस्कल मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। फिस्कल मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लिस्ट 2 में क्या रिलेटिव है। इसमें दरअसल एक बात तरीका मैं फिर से बताता हूं जो मैं यूज करता हूं। लिस्ट 1, पहले लिस्ट 1 के सारे जो आइटम्स इनको पढ़ लेना चाहिए। मैं क्योंकि करेक्ट बता रहा हूं इसलिए मैं एक पे फोकस कर रहा हूं, ये खाली रिवीजन पर्पज के लिए ये वीडियो है मेरा। लेकिन आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करें इस टाइप के जो लिस्टिंग के होते हैं उनमें एक बार के सारे ऑप्शंस को पढ़ लें, फिर जब सेकंड पढ़ेंगे तो आपके पास जल्दी आइडिया आ जाता है उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फिस्कल मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ये रिलेटेड है इकोनॉमिक पॉलिसी से, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकंड है सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, सेवरल स्टेक होल्डर्स के प्रति अपने सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक जिम्मेदारी, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये सभी स्टेक होल्डर या इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। एक संस्था के स्टेक होल्डर्स होते हैं, धारक होते हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग, मॉरल प्रिंसिपल्स जो राइट और रॉन्ग को डिफाइन करते हो वो कहलाता है बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, रेड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनवाइसेस अ,
जो रेडरेसल मैकेनिज्म है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए सेक्शन 9 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो क्या है? इन गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है थ्री टियर सिस्टम। थ्री टियर सिस्टम यानी कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर फोरम्स होते हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। इनमें से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मोड है, तरीका है, सबसे उचित तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए, एंट्री करने के लिए, एक ऐसे एंटरप्राइज के लिए जिसको इंटरनेशनल मार्केट का कम एक्सपीरियंस हो, यानी कि अपने देश का तो अच्छा अनुभव है लेकिन विदेशी मार्केट का अनुभव नहीं है, तो उसको फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए कौन सा जो एंट्री का तरीका है वो सबसे बेटर है उस केस में? ऑप्शन है 2 स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस करना उसी देश की किसी संस्था से जिस देश में हम अपना बिजनेस ले जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सी कमेटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 एनके मित्रा कमेटी। एनके मित्रा कमेटी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इनमें से कौन सा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MMS के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है? आप ध्यान देंगे जो ट्रू नहीं है उसकी पहचान करनी है और बाकी जो है वो ट्रू है। तो इस केस में जो ट्रू नहीं है वो है ऑप्शन 4, ये ट्रू नहीं है और इसलिए अब जो फोकस करना है वो इन तीनों पे करना है, यानी कि ये इस स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। इट एब्जॉर्ब्स सरप्लस लिक्विडिटी फॉर एंड्योरिंग नेचर अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लोज। यह स्कीम जो है वो एब्जॉर्ब करती है उस सरप्लस लिक्विडिटी को जो लार्ज कैपिटल फ्लोज की वजह से आती है। नेक्स्ट है इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। ये एब्जॉर्ब करती है उस सरप्लस लिक्विडिटी को, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को जो शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स के सेल करने से आती है, यानी कि जो फंड मिलते हैं इकोनॉमी को। नेक्स्ट है मोबिलाइज्ड सरप्लस लिक्विडिटी इज हेल्ड इन द MSS अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस तरीके से जो मोबिलाइज्ड सरप्लस लिक्विडिटी होती है उसको रखा जाता है MSS अकाउंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट है 19th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इनमें से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए किसको यूज किया जाता है? ऑप्शन 3 करेक्ट है, स्विफ्ट। स्विफ्ट को यूज किया जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ। करेंसी स्वैप एक मेथड है किस चीज के लिए अपनाया जाता है? ऑप्शन 1 करेक्ट है, हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। विदेशी मुद्रा की जो रिस्क होती है, जोखिम, उससे बचने के लिए करेंसी स्वैप मेथड अपनाया जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है? जो पार्ट नहीं है वो 2 है। IMF ये अलग संस्था है, IMF ये वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक ही उससे बने थे, एग्रीमेंट से, एक ही सम्मेलन हुआ था जहां से ये बने थे दोनों ही 1944 में। तो ये जो है ये अपने आप में अलग संस्था है। वर्ल्ड बैंक का ट्विंस ऑफ वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और ये दोनों ट्विंस माने जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी 3 ऑप्शन है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हैं, तो इनको जान लेना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हैं। IDA ये वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है ग्रुप का, IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है और IBRD भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है, IBRD। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। इनमें से नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का कौन सा एक इंस्टेंस है, उदाहरण है? ऑप्शन 3 रिवर्स डंपिंग। दरअसल रिवर्स डंपिंग जो है ये नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है, बाकी जो तीनों है ये कन्वेंशनल डंपिंग के उदाहरण है। स्पोरेडिक डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग और परसिस्टेंट डंपिंग। नेक्स्ट है 23rd, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, जो कि लिमिट करते हैं किसी प्रोडक्ट की इंपोर्ट होने वाली क्वांटिटी को, यानी कि मात्रा, क्वांटिटी प्रोडक्ट की हम कितनी ला सकते हैं, इस बात को रिस्ट्रिक्ट करता है कौन सा तरीका है। ऑप्शन इसमें से जो है ऑप्शन 2 करेक्ट है, कोटा। कोटा तय कर दिया जाता है तो क्वांटिटी पे लिमिट लग जाता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट के पे। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर यूएस डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर। एसडीआर की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूएस डॉलर के बाद कौन सी करेंसी सबसे ज्यादा वेट रखती है, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट 3 यूरो। नेक्स्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI इज नॉट इंटेंडेड टू। BRI इनिशिएट करने के लिए इनमें से क्या इसका इंटेंशन नहीं है, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है, बाकी इसकी इंटेंशन है। तो पहला इसका इंटेंशन नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये BRI का मकसद है, उद्देश्य है स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इनको स्ट्रेंथन करना लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को, इम्प्रूव कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करना यानी कि कॉस्ट डाउन करना, रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस को रीबैलेंस करना, ये मकसद है इसका। नेक्स्ट है, फाइनेंस ऑफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज एज पार्ट ऑफ मेजर प्रोग्राम्स ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी देना ये मेजर प्रोग्राम है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का, और इन ऑप्शंस में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो जो एक शामिल नहीं है वो ए है, ये शामिल नहीं है, और बाकी जो 3 है वो इस स्कीम के तहत आते हैं। एक्सपोर्टिंग कंपनीज के फाइनेंस में ये आते हैं इसके दायरे में, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस करना, टर्म लोन प्रोवाइड कराना, वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है 27, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें पहचान करनी है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट 1 है ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे अभी। जो करेक्ट है स्टेटमेंट 2, इसको केवल पढ़ते हैं। देयर इज ए नीड नाउ टू इंड्यूस मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। आज आवश्यकता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा आकर्षित करने की, इंड्यूस करने की, उस पर ज्यादा जोर देने की। एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोविजन ऑफ सोशल ओवरहेड, और सोशल ओवरहेड में प्रोविजन करने की पार्टिसिपेशन की। एज इट में एनकरेज बेटर रिस्क शेयरिंग, क्योंकि ये बेटर रिस्क शेयरिंग को एनकरेज करता है, अकाउंटेबिलिटी को, मॉनिटरिंग को, एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसमें बेटर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी और रिस्क शेयरिंग के लिए ये आज की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है, द थ्योरी सजेस्टिंग दैट द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी वाज प्रोपाउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहा गया है कि वह थ्योरी जो सजेस्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न्स के बारे में कि यह डिटरमाइन होता है फैक्टर एंडोमेंट से, ना कि प्रोडक्टिविटी से। तो यह है ऑप्शन डी, हेक्सचर एंड बर्टेल-ओहलेन की थ्योरी। नेक्स्ट है 29, इसमें भी 2 लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एफडीआई इससे रिलेटेड हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है। जैसे ऑप्शन ए है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज में किया जाता है और उद्देश्य होता है मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्रोडक्ट जो होम कंट्री में, फर्म की होम कंट्री में नहीं बनाए जाते हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। नेक्स्ट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन कंट्री एम्ड टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री में करना जिसका उद्देश्य हो कि फर्म के अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सेल करना, वहां पे बेचना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर द फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन द होम कंट्री। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज में करना, दूसरे देश में करना, जिसका उद्देश्य हो इनपुट प्रोवाइड कराना फर्म को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होम कंट्री में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई।
नेक्स्ट है फॉरेन फर्म्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट। फॉरेन फर्म्स जब इन्वेस्ट करती हैं ओवरसीज में फॉरेन एसेट को कंट्रोल करने के लिए उनको अपने नियंत्रण में लाने के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इनवार्ड एफडीआई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 30th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। इनमें से कौन सा फंक्शन डब्ल्यूटीओ का बेसिक फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन जो ए है ये डब्ल्यूटीओ का बेसिक फंक्शन नहीं है, बाकी जो 3 है डब्ल्यूटीओ के फंक्शन है, तो इनको पढ़ लेना चाहिए डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस को। टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। फैसिलिटेट करना ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टू सेटल डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के जो डिफरेंसेस या डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको भी सेटल करना डब्ल्यूटीओ का फंक्शन है। नेक्स्ट है टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ ट्रेड पॉलिसीज, ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम, तो ये तीनों याद रखने चाहिए, बेसिक फंक्शंस हैं डब्ल्यूटीओ के। नेक्स्ट है 31, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट यानी कि परिणाम के दौर पर 2 संस्थाएं एस्टेब्लिश हुई थी, उनमें से कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईएमएफ और आईबीआरडी। आईबीआरडी को लार्जर रूप में हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये एक हिस्सा हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका लार्जर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सरकारी एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप कराना और उसका मॉनिटर करना, कौन सी संस्था की जिम्मेदारी है? ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिसेंट डिकेड्स। रिसेंट यानी कि हाल के दशकों में इंडिकेट करना है मोस्ट पॉपुलर रूट जो हाल के दशकों में भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए अपनाया है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, स्ट्रेटेजिक सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंडिकेट द करेक्ट कोड। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन से जो इंक्लूड किए जाते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका 1 2 3, तीनों ही इंटरनेशनल लिक्विडिटी का हिस्सा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शामिल होता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी में, बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंट्रीज की बोरोइंग कैपेसिटी और गोल्ड रिजर्व्स। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल द हाईएस्ट। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए अपनाया जाता है जिसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही हाई रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी करेक्ट है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है फिर ये ऑप्शंस दिए लिस्ट 2 और लिस्ट 1, इनको मैच करना है। तो सबसे पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है, इसको पहचानना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिफाइन करता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो वैल्यू है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को डिफाइन करता है बेटर, यानी कि करंट अकाउंट से रिलेटेड टर्म है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये शामिल होते हैं करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए कंट्रीज रेजिडेंट एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू चेंज इन फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हैज बीन प्रॉम्प्टेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स। इसमें कहा गया है कि ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई। तो इस गिवन सिचुएशन में
जो ऑप्शंस करेक्ट हैं केवल उनको देखते हैं। ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ऑप्शन 1, 2 और 4 हैं। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया, उसके बाद बनी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये कारण थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लाई। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द सार्क, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है सार्क का, उसकी पहचान करेंगे जो सार्क में ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है। ऑप्शन सी है कनाडा, ये ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, बाकी ईरान, चाइना, यूएसए ये सार्क में ऑब्जर्वर कंट्री की हैसियत से शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 39 सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री डू नॉट कॉम्प्राइज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछा गया है कि हमारे देश में सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में इनमें से कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसकी पहचान करना है। ऑप्शन बी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ये नहीं है, बाकी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स में शामिल होते हैं। एक्सप्लॉइटिंग द नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना। ग्रोइंग इंडियन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, भारतीय ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस में ग्रो होना और क्लीन एनवायरनमेंट होना। नेक्स्ट है द कंपनीज हैविंग बिजनेस इन ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड, आज के सिनेरियो में ऐसी कंपनीज जिनका बिजनेस लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में रहता है, बहुत से देशों में रहता है, उनके लिए कौन सा शब्द ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, जो करेक्ट है वो है ग्लोबल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट है 41, इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उनकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले राइवल फर्म है रिलेटेड कौन से एनवायरनमेंट से, राइवल फर्म इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी हिस्सा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इंप्रूविंग क्वालिटी इंप्रूव करना, यह हिस्सा है ग्लोबल एनवायरनमेंट का। और एथिक्स इन बिजनेस के एथिक्स, ये हिस्सा है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इनमें से 2 ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, इसलिए चेक कर लें एक दफे, हालांकि यूजीसी के जो आंसर थे उसके अकॉर्डिंग था। जो राइवल फर्म्स है ये इंटरनल का शायद नहीं होगा, राइवल फर्म्स जो है ये होना चाहिए ग्लोबल एनवायरनमेंट का, अलग से मैं निशान लगाता हूं ग्लोबल एनवायरनमेंट। जबकि जो इंप्रूविंग क्वालिटी है, क्वालिटी इंप्रूव करना, ये होना चाहिए इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा। एक दफा इनको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें 2 असर्शन और रीजनिंग दोनों दिए हैं, उनको पढ़ना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देखना है। इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट करके दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ओपनिंग अप डोमेस्टिक मार्केट टू फॉरेन प्लेयर्स इन बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में भारत सरकार डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन प्लेयर्स के लिए खोल रही है। नेक्स्ट है अलाउइंग फॉरेन फर्म फ्री प्ले इन इंडिया रिटेल सेक्टर हैज आल्सो बीन ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, फॉरेन फर्म्स को फ्री प्ले के लिए इंडिया के रिटेल सेक्टर में लाना, ये एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो रहा है, एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है हमेशा से। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। और आज की डेट में अगर देखें तो ये भी शायद थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो तेजी से ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट है 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लैंडिंग ऑपरेशंस, इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक के जो लैंडिंग ऑपरेशंस हैं उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन 4 नहीं है, जो बाकी 3 हैं वो गाइडिंग ऑपरेशंस हैं। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द लोन, लोन के प्रोस्पेक्ट्स की प्रॉपर असेसमेंट करना। लैंडिंग शुड बी ओनली
for specific project which are economically and technically sound and of a high priority nature। ये मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल है, इनको देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन ग्रांट करता है, देता है। द लेंडिंग शुड बी एनेबल ए कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऐसा होना चाहिए तब लोन दिया जाता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है, इसमें भी दो लिस्ट हैं, लिस्ट 2 और लिस्ट 1, जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है, करेक्ट की पहचान करनी है। सबसे पहले है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी है किसने? डेविड रिकार्डो ने, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, गॉडफ्राइड हैबरलर। नेक्स्ट है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, एली हेक्सचर एंड बर्टिल होलेंड। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट फिर इसमें असर्शन और रीजनिंग दोनों दिए हैं और करेक्ट की पहचान करनी है। ये दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। इन एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक फ्री ट्रेड जोन से इस मायने में अलग है कि ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये प्राइमरीली डिवोटेड है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो ये सही है। और रीजनिंग जो है वो भी सही है। गुड्स इंपोर्टेड टू ए फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म, यानी कि एक फ्री ट्रेड जोन के तहत ऐसी गुड्स जो इंपोर्ट की जाती हैं वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं फिर से बिना किसी प्रोसेसिंग के उसी फॉर्म में। लेकिन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय यूनिट्स इन ईपीजेड आर एक्सपेक्टेड टू हैव अंडरगोन सम वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग। लेकिन ईपीजेड के दायरे में गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं जिन पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग का काम हुआ हो, वो इसके दायरे में आती हैं। नेक्स्ट है अगेन इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट दी गई हैं और करेक्ट जो ऑप्शंस हैं उनको मैच करना है। तो इसमें टेरिफिकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा है उसकी पहचान करनी है। टेरिफिकेशन से रिलेटेड है थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, जो वर्तमान में नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिप्लेस करना। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज। प्रोहिबिटेड सब्सिडीज से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है टू दे एक्ट ऑन गुड्स विच आर कंटिजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है एक्शनेबल सब्सिडीज। एक्शनेबल सब्सिडीज ये रिलेटेड है स्टेटमेंट 1 से, दे हैव डेमोन्स्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर मेंबर कंट्रीज। और नेक्स्ट है नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज, यह रिलेटेड है ऑप्शन 4 से, फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज रीजन्स। नेक्स्ट है फिर से ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऑप्शंस को मैच करना है। नामा यह रिलेटेड है इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिशरीज प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। इसके बाद है गेट्स, यह रिलेटेड है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज से। नेक्स्ट है ट्राइम्स, यह रिलेटेड है लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है ट्राइब्स, यह रिलेटेड है प्रोवाइड मोनोपोली पावर टू ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है दो स्टेटमेंट दी हैं कैपिटल और करंट अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है उसकी पहचान करनी है। जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है और जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। इसके केवल करेक्ट पे हम ध्यान देते हैं। द करंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शंस विच गिव राइज टू और यूज अप नेशनल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं 49, इसमें भी दो स्टेटमेंट दी हैं और हमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इसमें भी जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसी पे ध्यान देते हैं केवल करेक्ट पे।
इंटरनेशनल लिक्विडिटी कवर्स ओनली ऑफिशियल होल्डिंग ऑफ गोल्ड। इंटरनेशनल लिक्विडिटी कवर करती है ऑफिशियल होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड को, फॉरेन एक्सचेंज को, एसडीआर को एंड रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ अवेलेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इनको शामिल करती है। नेक्स्ट है, फिर इसमें दो लिस्ट दी हैं और लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। सबसे पहले है टैरिफ। टैरिफ रिलेटेड है, या टैरिफ का जो डेफिनेशन है वो है टैक्स इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्ट एंटरिंग ए कंट्री एंड यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड और रेज रेवेन्यू, ये मकसद होता है टैरिफ का और यही टैरिफ का मीनिंग भी है। नेक्स्ट है लोकल कंटेंट लॉ। यह रिलेटेड है लिमिटिंग अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी ब्रॉट इनटू ए कंट्री टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री और broadening access to its markets। नेक्स्ट है इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा रिलेटेड है एक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द प्रोपोर्शन ऑफ ए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स एंड लेबर दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय इंपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट है लोकल ऑपरेटिंग लॉ। यह रिलेटेड है ए कंसिस्टेंट ऑन हाउ एक कॉन्स्ट्रेंट एक बाधक ऑन हाउ व्हेन और वेयर रिटेलिंग कैन बी कंडक्टेड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। यह रिलेटेड है ए रिक्वायरमेंट दैट ए प्रोडक्ट कंटेन और एक्सक्लूड सर्टेन इंग्रेडिएंट्स और दैट इट बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड एज मीटिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव स्टैंडर्ड्स। एंड ये से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बायकॉट। बायकॉट रिलेटेड है अ रिफ्यूजल टू बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंपनी और सर्टिफिकेशन कंट्री। नेक्स्ट है, इसमें असर्शन और रीजन दोनों दिए हैं और ये दोनों ही करेक्ट हैं और राइट एक्सप्लेनेशन भी है। ये जो रीजन है वो ए का। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी वेरी हाई। इंपोर्ट्स की जो वॉल्यूम है काफी हाई रहती है व्हेन देयर इज कंजक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ए शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा। जब इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट हाई हो और रिलेटिव प्राइस इंपोर्ट के फॉल करें तो तेजी से इंपोर्ट बढ़ते हैं और इसके उलट होगा अगर उलट सिचुएशंस होंगी तो। रीजन है हाई रेट ऑफ ग्रोथ ceteris paribus is associated with rise in import and increase in the import. Ceteris paribus is associated with a fall in the relative price of import. नेक्स्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड उसकी पहचान करनी है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये इसमें ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये हमको पढ़नी है, ये सही स्टेटमेंट है। कंज्यूमरिज्म इज मैनिफेस्टेशन of the failure of the business to guarantee and ensure consumer legitimate rights. Consumers should accept consumerism as a means of asserting and enjoying their rights. Consumerism evolution is not a setback for marketing, but rather points to the next stage in the evolution of enlightened marketing. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग की अप्रोच में इनमें से कौन सा कवर्ड नहीं है? तो नीति आयोग की अप्रोच में कवर नहीं है 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच। बाकी ये जो 3 हैं ये कवर्ड हैं, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटेजी और 15 ईयर विजन। कई दफे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एजेंडा है वो 3 ईयर्स का है, स्ट्रेटेजी जो है वो 7 ईयर्स की है और विजन जो है वो 15 ईयर्स का है। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। इनमें से कौन सी पॉलिसी के अनुसार जो सेंट्रल बैंक है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है इन सब चीजों को, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसकी पहचान करनी है, यानी कि जो बाकी 3 हैं
वो कैपिटलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। जो दो सेकंड है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं है कैपिटलिज्म की पहचान, बाकी तीनों कैपिटलिज्म की पहचान है, इसलिए पढ़नी चाहिए स्टेटमेंट। कैपिटलिज्म को डिफाइन करेंगे ये, individuals and associations behave with economic motive of maximizing their profit with least sacrifice or cost. Next, producers, consumers and employees compete among themselves as the resources and opportunities are limited. And next, price, the invisible hand, plays a predominant role in flow of factors of production and consumption. Next देखेंगे 56 इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991। 1991 से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट हुए हैं इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा इसकी फीचर नहीं है, जो एक है वो फीचर नहीं है, बाकी तीन फीचर हैं, तो जो बाकी तीन है वो पढ़ने हैं। ऑप्शन जो 4 है ये नहीं है इसकी फीचर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं 1991 के बाद, बाकी तीन इनकी फीचर्स हैं, इनको पढ़ना है। The scope of the private sector has been enormously expanded. Public sector has been withdrawing partially or fully from several of the enterprises by divestment. Or Indian industry is increasingly exposed to foreign competition. Next है स्टेटमेंट दिए हैं 2 इस क्वेश्चन में, और इसमें हमें पहचान करनी है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है और सेकंड करेक्ट नहीं है, तो केवल 1 को पढ़ते हैं, ये करेक्ट है नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज कैन बोरो मोर देन देयर कोटा अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF ऑफ IMF। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा बोरो कर सकते हैं अपने कोटा से इस फैसिलिटी के तहत। दूसरा जो स्टेटमेंट है गलत है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 58, इसमें भी 2 लिस्ट हैं और लिस्ट को करेक्टली मैच करना है। इसमें ईयर्स दिए हैं, किसी जो फैसिलिटी है, जो स्कीम है उससे रिलेटेड जो ईयर हैं उनको मैच करना है। तो इसमें पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, ये इसका जो रिलेटेड ईयर है वो है 1999। नेक्स्ट है सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी SRF फैसिलिटी, ये रिलेटेड है 1997 से। एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये रिलेटेड है 1974 से। नेक्स्ट देखेंगे 59, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किसने दिया यह मॉडल, तो एडम स्मिथ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। IFRS ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट है अगेन इसमें असर्शन और रीजन दोनों दिए हैं और हमें पहचान करनी है जो करेक्ट है वो कौन सा है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीजन है वो करेक्ट रीजन भी है असर्शन का, ए का ऑप्शन है ये पहला है, इसको दोनों को पढ़ना चाहिए, दोनों ही करेक्ट है। द फॉल इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वर्क्स टू रिड्यूस इंपोर्ट एंड हेल्प इन सोल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में अगर दोनों ही गिरते हैं तो वो इंपोर्ट को कम करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो कि हाल ही में अभी इंडिया में, ये क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना पेंडेमिक के कारण थोड़ा थोड़ा हो रहा है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट वे टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड देयर बाय रिड्यूस डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज टू अडॉप्ट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज दैट एम्स एट रिड्यूसिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो मतलब एक तरीका इसमें बताया गया है कि डेफिसिट को कम करने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज में वैसे सुधार करने चाहिए जिनसे कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो कम हो। नेक्स्ट है अगेन इसमें असर्शन और रीजन दिए हैं दोनों ही, हमें देखना है करेक्ट कौन सा है। तो इसमें जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, इसलिए केवल असर्शन को पढ़ेंगे जो करेक्ट है। इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन बिकेम एन इम्पेरेटिव कंडीशन फॉर द ग्रोथ
of forces of competition leading to high efficiency and productivity in Indian industries। इसमें कहा गया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन एक इंपेरेटिव कंडीशन बन गया है जिससे कि कंपटीशन की फोर्सेस ग्रोथ करें और उससे हाई एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट अगेन इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो पहला है वो इनकरेक्ट है, इसलिए उसको छोड़ करके सेकंड और थर्ड करेक्ट है, इनको पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बैलेंसिंग। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 3, ये भी करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, करेक्टली मैच करना है लिस्ट को। तो पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज एनवायरनमेंट, ये रिलेटेड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट, यह रिलेटेड है जुडिशरी पावर्स, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, यह रिलेटेड है गिवन ऑप्शंस में से एथिकल इश्यूज से। एंड नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, यह रिलेटेड है इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन से। नेक्स्ट है 65, इसमें फॉर विच वन ऑफ द बेसिक रीजन द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज अंडरटेकिंग इन इंडिया इन 1991। इसमें पूछा गया है कि कौन सा बेसिक रीजन था जिसकी वजह से 1991 में इंडिया में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, इस्टेब्लिशिंग ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट है अगेन इसमें दो लिस्ट हैं, तो लिस्ट 1 में माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यह रिलेटेड है इनपुट सप्लायर्स से। नेक्स्ट है मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यह रिलेटेड है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स से। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन है, नॉन प्राइस कंपटीशन, यह रिलेटेड है स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है डिजायर कंपटीशन, यह रिलेटेड है कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड फॉर द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं उनकी पहचान करनी है। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो इसमें हैं ये तीनों ही इस थ्योरी से रिलेटेड हैं, इसलिए इस थ्योरी को डिफाइन करेंगे, तीनों को पढ़ना चाहिए। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिफर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रीज because of diversity in natural and acquired resources possessed by them. Difference in natural advantage manifests in varying climate, quality of land, availability of materials, water and other resources. Or next है the difference in acquired resources manifests in different levels of technology and skills available। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस थ्योरी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखेंगे 68, इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट हैं और जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको मैच करना है। इसमें थ्योरीज है गिवन है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड और उन थ्योरीज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है ए कंट्री हैविंग ए डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी। नेक्स्ट है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है इससे। ए कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कमोडिटी इन विच इट पोजेसेस ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी,
यह रिलेटेड है ए कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ए कमोडिटी दैट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एबंडेंटली अवेलेबल विद इन द कंट्री। और नेक्स्ट है लियोनटिफ पैराडॉक्स, तो ये रिलेटेड है दरअसल इससे फर्स्ट ऑप्शन से, द एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स चैलेंजिंग द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है 69, अगेन इसमें लिस्ट है दो। पहला है एकोमोडेटिंग कैपिटल इनफ्लो, यह रिलेटेड है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नॉर्मली फ्रॉम IMF। नेक्स्ट जो है ऑटोनोमस कैपिटल इनफ्लो, यह रिलेटेड है फ्लो ऑफ लोन्स या इन्वेस्टमेंट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है SDR एलोकेशन, यह रिलेटेड है क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बाय IMF and their allocation among member countries in order to improve international liquidity। और नेक्स्ट है statistical discrepancy, यह रिलेटेड है estimate of foreign exchange flow on account of either variations in the collection of related figures or unrecorded illegal transactions of foreign exchange। नेक्स्ट 70th क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और 2 में ट्राइम्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए दोनों को ही पढ़ते हैं। ट्राइम्स अग्रीमेंट रेफर्स टू कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है ट्राइम्स एग्रीमेंट स्पेसिफिकली फॉरबिड्स imposing restrictions on operations of an enterprise which result in protecting domestic products and making imports disadvantageous। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये ट्राइम्स की फुल फॉर्म है। और इस वीडियो में ये 70 क्वेश्चंस ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट के बाकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये जो आज का वीडियो था ये रिवीजन के मकसद से था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो रखे गए। अगर इस टाइप के और वीडियोज चाहते हैं इस यूनिट पे या बाकी यूनिट्स पे तो कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।